हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा बुक 2 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसका चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग मैंने अपने चैनल पर डाल दिया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। 4 पार्ट्स में है वीडियो, उसकी एक प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी बुक के नेम से, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। जितने भी चैप्टर इस बुक में होंगे वो सारे उसी बुक के नेम वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। सारे चैप्टर्स की जितनी भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगी, एक्सप्लेनेशंस होंगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स, जो कुछ भी होगा आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर चाहें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए अब फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, चैप्टर 2 को शुरू करते हैं, बिकॉज जल्दी जल्दी भी सिलेबस कवर करना है तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद मुझे आप लोग को MCQ मैराथन सीरीज़ भी करवाना है, वो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी जैसे ही हमारा सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है हमारा चैप्टर 2, एरा ऑफ डोमिनेंस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और ये चैप्टर 2 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसका फर्स्ट जो सब टॉपिक है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। इसमें भी हम लोग सेकंड चैलेंज को अब पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट चैलेंज को पढ़ा था, इसमें हम लोग सेकंड चैलेंज को पढ़ेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पेज, इस पे इंट्रो दिया हुआ है इस चैप्टर का, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मेन टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है। इस कार्टून के बारे में यहाँ पे नीचे लिखा गया है क्रेडिट शंकर, और यहाँ पे इस कार्टून के बारे में अच्छे से लिखा गया, ये मैं आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ क्या है। This famous sketch by Shankar appeared on the cover of his collection, Don't Spare Me, Shankar. The original sketch was drawn in the context of India-China's policy, but this cartoon captures the dual role of the Congress during the era of one-party dominance. तो शंकर का यह मुख्य पृष्ठ प्रसिद्ध कार्टून उनके संग्रह डोंट स्पेयर मी शंकर के मुख्य पृष्ठ से लिया गया है। मूल कार्टून भारत की चीन नीति पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ यह कार्टून एक दलीय प्रभुत्व के समय कांग्रेस द्वारा निभाई जा रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका और दोहरी नीति को भी दर्शाता है। तो आप लोग ये कार्टून देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इसका इंट्रो देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर, यानी कि इस अध्याय में, द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग कवर्ड इन द लास्ट चैप्टर वॉज accompanied by द चैलेंज ऑफ इंस्टीट्यूटिंग डेमोक्रेटिक पॉलिसीज। पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती लोकतांत्रिक राजनीति की जमीन तैयार करने की थी। Thus, electoral competition among political parties began immediately after independence. राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। In this chapter, we look at the first decade of electoral politics in order to understand. इस अध्याय में इस चर्चा से हम निम्नलिखित बातों को समझ सकेंगे। The establishment of a system of free and fair elections, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रणाली की स्थापना। The domination of the Congress Party in the years immediately after independence, आज़ादी के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा। And the emergence of opposition parties and their policies, और विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव। तो इस चैप्टर में हमें यही सब कुछ पढ़ना है। चलिए अब हम लोग अपने मेन चैप्टर पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसका मतलब मैंने आप लोग को बता ही दिया, एक दल के प्रभुत्व का दौर। और चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। मैं चाहूँगी कि आप लोग ये चैप्टर पढ़ने से पहले वन चैप्टर जरूर पढ़ लें, क्योंकि बिकॉज ये पूरे बुक के चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी अगर आप बीच से शुरू करेंगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पे जाएं, और 4 पार्ट में है, 4 वीडियो है, छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। फटाफट से आप उसको पढ़ लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी इस चैप्टर को। और अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे भी आपको समझने में आसानी होगी।
You have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. आपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं. Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है. They said that national unity was their first priority and that democracy will introduce differences and conflicts. इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा. Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई. It took various forms: nominal democracy but effective control by one leader, one party rule और direct army rule. तो इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे. कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था. तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली. नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑलवेज स्टार्टेड विथ अ प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून. अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा. बट वंस दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम. बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन ने पांव जमा दिए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया. द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट. भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी. बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ. लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया. एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग. नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती. फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि हमारी स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी. Our leaders were conscious of the critical role of politics in any democracy. हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे. They did not see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. तो वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे बल्कि वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे. Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर चलेगा, अमल करेगा. There are always different policies, alternatives to choose from. चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं. There are different groups with different and conflicting aspirations. How do we resolve these differences? तो इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे से विपरीत होती हैं. ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों में के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. और इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति. वाइल कंपटीशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स, द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट. सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है. दिस इज़ द रूट और आवर लीडर्स डिसाइड टू टेक. और ऐसा होना भी चाहिए और हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया. लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड. तो सब फ्रेंड्स, अभी तक मैंने 11th क्लास का चैप्टर्स अभी नहीं डाला है अपने चैनल पे, बट मैं कोशिश करूँगी जैसे ही ये 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं 11th का भी डालना शुरू कर दूँगी और उसके साथ ही साथ मैं 9th और 10th का भी डालना शुरू कर दूँगी. हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स और इकोनॉमिक्स के भी मैं डालूँगी. सो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर. अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वैसे भी वीडियोज़ डालूँगी.
तो लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना। यू वुड रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड साइंड ऑन 24 जनवरी 1950 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। आपको याद होगा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुआ। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। एट द टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। तो संविधान के नियम तय कर दिए गए थे और अब इन्हीं नियमों को अमल करने की ज़रूरत थी। इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। शुरू में ऐसा लगा, यह ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। The Election Commission of India was set up in January 1950. Sukumar Sen became the first chief election commissioner. The country's first general elections were expected sometime in 1950 itself. तो भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। तो ये देखिए 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके MCQ में भी। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. तो बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं था। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डेलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमाकरण जरूरी था। It also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. फिर मतदाता सूची यानी कि मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची तैयार करनी थी। Both these tasks took a lot of time. और इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। When the first draft of the rolls was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. तो मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं इसमें दर्ज। They were simply listed as wife और daughter of। तो इन महिलाओं को फलाना की बेटी और फलाना की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। They were simply, ये तो हो गया। The election commission refused to accept these entries and ordered a revision if possible and deletion if necessary. तो चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला लिया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। Preparing for the first general election was a mammoth exercise. यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था, बहुत ही कठिन था। No election on this scale had ever been conducted in the world before. इतने बड़े पैमाने पर आज तक मतलब ऐसा काम दुनिया में अब तक कहीं नहीं हुआ था। At that time, there were 17 crore eligible voters who had to elect about 3,200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. Only 15% of these eligible voters were literate. तो उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इनमें उन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे।
और इन मतदाताओं में महज 15% पढ़े लिखे थे, साक्षर थे। Therefore, the election commission had to think of some special method of voting, और इसी कारण चुनाव आयोग को मतदान के लिए विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the elections. चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। It was not just the size of the country and the electorate that made this election unusual. देश की विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था। The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country. बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। Till then, democracy had existed only in the prosperous countries, mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. In this context, India's experiment with universal adult franchise वेरी बोल्ड एंड रिस्की। तो ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल करना बहुत ही अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक सेकेंड। An Indian editor called it the biggest gamble in history. Organizer a magazine wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। A British member of the Indian Civil Service claimed that a future and more enlightened age will view the astonishment, the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज़ नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त अब कहीं से ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की अब बेहूदी नौटंकी देखेगा। सबको लग रहा था कि ये कुछ फालतू हो जाएगा, कुछ इससे होगा नहीं और सबको ही पछताएंगे ये करके, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुनाव करके। द इलेक्शंस हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। But this election is referred to as the 1952 election since most part of the country voted in January 1952. बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए थे, 1952 के जनवरी में। It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुछ 6 महीने लगे थे। Elections were competitive. There were on an average more than 4 candidates for each seat. चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। The level of participation was encouraging. More than half the eligible voters turned out to vote on the day of election. लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers. तो चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। The Indian experiment had proved the critics wrong. और सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव confounded all those skeptics who thought the introduction of
adult franchise too risky an experiment in this country. टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे. द हिंदुस्तान टाइम्स claimed that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world. फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया. Observers outside India were equally impressed. India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते. यह बात साबित हो गई थी कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करना चाहूँगी. हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी. और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और हाँ, कोई भी डाउट हो गया आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.